गुड इवनिंग एवरीवन। संकल्प कैरियर एकेडमी में आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं का एक बार पुनः स्वागत है। भारतीय संकल्प कैरियर एकेडमी में भारतीय इतिहास की कक्षाएं निरंतर चल रही हैं और इसके अंतर्गत हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के आज यह हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास के माध्यम से हम आज अध्ययन करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। इससे पहले की कक्षा में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नाम और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार और अन्य सभ्यताओं के परिप्रेक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह से श्रेष्ठ है। इन सभी बातों का अध्ययन हमने हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के जो प्रथम कक्षा हुई थी उसमें अध्ययन किया था। आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। तो चूँकि हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बहुत सारे स्थलों की खोज हुई है। स्वतंत्रता से पूर्व 40 बड़े स्थलों की खोज की गई थी जो कि लगभग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में फैले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल लोथल में खोजे गए हैं और फिर अफ़गानिस्तान में मात्र 2 स्थलों की खोज की गई है। पाकिस्तान में लगभग 425 स्थलों की खोज, 475 स्थलों की खोज पाकिस्तान में की गई है और भारत में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के 925 स्थलों की खोज की गई है। तो आज हम देखेंगे इतने सारे स्थलों की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण के बारे में बताते हैं कि इससे पहले हमारे इन क्षेत्रों में विश्व की एक महान सभ्यता का विकास हुआ और वह एक नगरीय सभ्यता थी, एक विकसित सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता थी जो अपनी समकालीन सभ्यताओं से श्रेष्ठ थी। आज हम उसी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर के। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए हैं उनमें से 7 स्थल हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है और इन्हीं 7 महत्वपूर्ण स्थल जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है इन्हीं से विभिन्न एग्ज़ामों में 90% को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो और फिर उसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी बचते हैं जिनसे विभिन्न एग्ज़ामों में क्वेश्चंस लगातार एग्ज़ामों में आते हैं। तो आइए आज हम सर्वप्रथम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह सबसे पहला स्थल था। सन 1921 में इस स्थल की खोज की गई थी, इसीलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा जो स्थल है यह इसकी स्थिति देखते हैं तो यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में स्थित है और इस मांटगोमरी ज़िले का वर्तमान नाम यदि हम देखें तो साहिवाल नाम से यह ज़िला पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह प्रारंभिक स्थल था, इसीलिए सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसीलिए इसके नाम पर ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। हड़प्पा की बात करें तो इसके खोजकर्ता के रूप में
आते हैं दयाराम साहनी। दयाराम साहनी वह व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1921 एडी में या 1921 ईस्वी में, उस समय जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। तो इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज की थी। यहाँ पे हम देखेंगे हड़प्पा नगर की किस तरह से संरचना थी। तो यह जो नगर था हड़प्पा, इसमें दो टीले स्थित थे। एक था पूर्वी टीला और दूसरा था पश्चिमी टीला। तो सर्वप्रथम हम पूर्वी टीले की बात करते हैं। पूर्वी टीले में क्या चीज़ें थी, वहाँ पे कौन लोग निवास करते थे, किस तरह से उसकी बनावट थी, उसके बारे में। तो ये जो पूर्वी टीला था, इसे नगर की संज्ञा दी गई थी। पूर्वी टीला, यहाँ पे जो समाज रहता था वह नगर में निवास करता था और मुख्यतः यहाँ पे मज़दूर वर्ग, किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग इस पूर्वी टीले में निवास करते थे। कब्रगार संस्कृति के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पर तांबे की इक्का गाड़ी की खोज की गई है पूर्वी टीले में। और यदि हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो इसी पूर्वी टीले से, जो कि हड़प्पा नगर के पूर्व में स्थित था, यहाँ से ही सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें प्राप्त हुई है। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें इसी जगह से हमें प्राप्त हुई हैं। फिर उसके बाद में हम यदि बात करें पश्चिमी टीले की, पश्चिमी टीला को हम दुर्ग टीला या गढ़ी टीला भी कहते थे। और ये जो दुर्ग टीला था या गढ़ी टीला था, यह पूर्वी टीले की अपेक्षा अधिक ऊंचा था और अधिक सुरक्षित था। बाढ़ के समय और युद्ध आक्रमण के समय ये बहुत ही सुरक्षित स्थान था। इसीलिए इस पश्चिमी टीले की बात करें तो यहाँ पे पुरोहित वर्ग और प्रशासनिक वर्ग यहाँ पर निवास करते थे। पूर्वी टीले से यह अधिक ऊंचा था और सुरक्षित भी था, इसलिए यहाँ पे पुरोहित और प्रशासनिक वर्ग निवास करते थे। यह जो पश्चिमी टीला था, चार दीवारी या परकोटे से घिरा होता था। चार दीवारी या परकोटे से घिरा होता था, इसीलिए इसे दुर्गीकृत टीला कहा जाता था। और इस दुर्गीकृत टीले की विशेषता यह थी कि यह अंदर की दीवार, इसके जो अंदर की दीवार थी वो कच्ची ईंटों की बनी होती थी और जो बाहर की दीवारें थी वह पक्की ईंटों की बनी होती थी। और इसी पश्चिमी टीले को एक भूगर्भ शास्त्री हुए हैं मार्टिमर व्हीलर, पुरातत्ववेत्ता हुए हैं मार्टिमर व्हीलर ने इसे एवी टीले की संज्ञा दी है। और फिर इसी पश्चिमी टीले के उत्तर में या ऊपर की ओर हम बात करें तो एक एफ टीला था। और इस एफ टीले में अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल 12 अन्नागार थे। 6 की दो अलग अलग पंक्तियों में ये अन्नागार के साक्ष्य हमें एफ टीले से प्राप्त हुए हैं। और इसी एफ टीले से 15 श्रमिक आवास प्राप्त हुए हैं। 15 श्रमिक आवास के अतिरिक्त इसी एफ टीले से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। चबूतरों में गेहूं और जौ के साक्ष्य भी हमें इसी एफ टीले से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद
इसी पश्चिमी टीले के दक्षिण की ओर बात करें, नीचे की ओर बात करें, तो R37 कब्र प्राप्त हुई है। और यह R37 कब्र है, लकड़ी की बनी हुई थी। लकड़ी के बने होने के साक्ष्य R37 कब्र के बारे में प्राप्त हुए हैं। तो यह था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाला पहला स्थल, जिसे हड़प्पा स्थल के नाम से जाना जाता है। और इसकी विशेषता, सर्वप्रथम पहली विशेषता ये है कि 1921 में सर्वप्रथम यह स्थल खोजा गया और प्रारंभिक स्थल होने के कारण इस महान सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसके बाद हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला या मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला या प्रेतों का नगर या सिंधु का बाग या स्तूप टीला भी कहा जाता है। एक व्यक्ति हुए हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हमारा प्रारंभिक स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। और ये जो मोहनजोदड़ो था, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल भी है। इसके स्थान की बात करें, स्थिति की बात करें, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाएं तट पर यह स्थित है। इसके खोजकर्ता की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 AD में राखलदास बनर्जी ने की थी। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो स्थल की खोज के रूप में जाना जाता है। और एक भूगर्भ शास्त्री हुए हैं, पुरातत्व सर्वेक्षक हुए हैं, जिनका नाम है मार्शल। मार्शल के अनुसार यहाँ पर 7 बार बाढ़ आई, मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई और यह नगर जो है 7 बार डूबा और 7 बार इस नगर का पुनः विकास हुआ। KUR कैनेडी के अनुसार मलेरिया के प्रकोप से मोहनजोदड़ो का पतन हुआ। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर था जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी। अनुमानतः जो साक्ष्य मिले हैं उसके अनुसार यदि हम बात करें तो 35 से 40 हज़ार जनसंख्या मोहनजोदड़ो में निवास करती थी। और यह जनसंख्या जो है भूमध्य सागरीय जनसंख्या कहलाती थी। अब मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो नगर भी 2 टीलों में बटा हुआ था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। तो आइए सर्वप्रथम हम यहाँ पे देखते हैं पश्चिमी टीले को, फिर उसके बाद हम पूर्वी टीले का अध्ययन करेंगे। तो पश्चिमी टीले में सर्वप्रथम सभा भवन प्राप्त हुआ है, पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले हैं, महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जो पश्चिमी टीले में जो घर बने हुए थे उनमें सामान्यतः बात करें तो कुआं, स्नानागार, 3-4 कमरे, 2 से 3 मंजिला घर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अन्नागार के साक्ष्य भी मिले हैं। अन्नागार की यदि हम बात करें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारती संरचना है। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी इमारती संरचना का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी इमारती संरचना है अन्नागार। और उसके बाद में यहाँ पे स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं घरों में। तो स्नानागार बहुत ही सुंदर और आकर्षक यहाँ से प्राप्त हुए हैं।
और जॉन मार्शल ने जो स्नानागार प्राप्त हुए हैं उनको तत्कालीन विश्व का आश्चर्य तक कहा है। तो ये विशेषता थी मोहनजोदड़ो के पश्चिमी टीले की। और पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत टीला था। दुर्गीकृत टीला का मतलब है कि यह जो है अपेक्षाकृत पूर्वी टीले की तुलना में अधिक ऊंचा था और अधिक सुरक्षित था। सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो बाढ़ के समय, युद्ध आक्रमण के समय ये काफ़ी सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। इसलिए यहाँ पर पुरोहित वर्ग और प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, जिस तरह हमने हड़प्पा में देखा था। और इसकी बात करें तो अंदर की जो दीवारें थी वे कच्ची ईंटों की बनी होती थी और बाहर की दीवारें पक्की ईंटों की बनी होती थी। फिर उसके बाद में पूर्वी टीले की बात करें तो ये जो पूर्वी टीला है 10 इंच की कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कांस की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कांस की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है और यह नर्तकी की मूर्ति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की थी। और चूँकि नर्तकी की मूर्ति मिली है तो इससे स्पष्ट होता है कि जो समाज सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करता था वह मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक समाज सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करता था। जिस तरह से आगे हम पढ़ेंगे वैदिक समाज, तो वैदिक समाज जो होगा वह पितृसत्तात्मक होगा। फिर इसके बाद हम बात करें तो 1200 मोहरें इस पूर्वी टीले से मिली हैं जो वर्गाकार आकृति की थी और ये मुख्यतः सैलखड़ी की बनी थी। सूती कपड़ा मिला है और उस सूती कपड़े में चाकू लिपटा हुआ है। और ये जो साक्ष्य मिला है इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कपास का ज्ञान था। तो कांसे का भी ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को था। इसीलिए सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सड़कें 10 मीटर चौड़ी थी। सड़कें जो है 10 मीटर चौड़ी थी जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इस पूर्वी टीले में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और उस समय उन सड़कों को राजपथ कहा जाता था। सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इसके बाद हम तीसरा महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं, लोथल के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में गुजरात राज्य में अहमदाबाद ज़िले में यह स्थल स्थित है। भोगवा नदी के तट पर खंबात की खाड़ी क्षेत्र में यह स्थल स्थित है। लोथल के खोजकर्ता हैं SR राव ने 1954 AD में इस स्थल की खोज की थी। इसे हम लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। लोथल को मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। यहाँ पर 20 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसे हम मुर्दों का नगर कहते हैं। इस नगर का टीला व दुर्ग टीला व नगर टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। लोथल और सुरकोतड़ा 2 स्थल हैं जिनके नगर टीला और दुर्ग टीला मतलब पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। अब हम नगर टीले की बात करते हैं, मतलब पूर्वी टीले की बात करते हैं।
तो इस पूर्वी टीले में 20 समाधियाँ मिली हैं, जिसमें से 3 युग्मित समाधि प्राप्त होती हैं। और युग्मित समाधि प्राप्त होने से ये पता चलता है कि उस समय का जो समाज था वह सती प्रथा से प्रभावित समाज था। सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। रंगाई कुंड प्राप्त हुए हैं और फिर इसी पूर्वी टीले में आटा पीसने की चक्की भी मिली है लोथल से। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। मनके बनाने के कारखानों के साक्ष्य के साथ में अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये जो अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो वृत्ताकार और वर्गाकार बनाए जाते थे। उसके बाद में धान व चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है। गोरिल्ला व 12 सिंगा वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। 2 राक्षस मुँह वाली मोहर भी प्राप्त हुई है लोथल से। और इसका संबंध फारस से बताया जाता है। बंदरगाह, गोदीवाड़ा और डाकयार्ड के साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह था उस समय का। अन्य सभ्यताओं के साथ में जल मार्ग के द्वारा, स्थल मार्ग के द्वारा यहाँ से व्यापार होता था। लोथल से छोटी बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो लोथल से लगातार बड़े एग्ज़ामों में या प्रतियोगी परीक्षाओं के अन्य एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह अध्ययन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थल है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे चौथा महत्वपूर्ण स्थल, जिसका नाम है चन्हूदड़ो। तो आइए हम चन्हूदड़ो की बात करते हैं। ये चन्हूदड़ो स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इस चन्हूदड़ो स्थल के खोजकर्ता हैं एम.जी. मजूमदार। एम.जी. मजूमदार ने 1931 में इस स्थल की खोज की थी। अर्नस्ट मैके ने इसे झूकर झांगर संस्कृति के नाम से संबोधित किया है। झूकर झांगर संस्कृति के नाम से संबोधित किया है। इसका कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। मतलब चन्हूदड़ो जो स्थल है, ना इसका पूर्वी टीला दुर्गीकृत था और ना ही पश्चिमी टीला। मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे पहले हमने देखा था कि लोथल से भी मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। चन्हूदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं मिली हैं, जैसे लिपस्टिक के साक्ष्य, कंघा, इत्र आदि के साक्ष्य। वक्राकार ईंटों के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो चन्हूदड़ो भी अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बाद हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण स्थल धोलावीरा। इसे भी नगर की संज्ञा दी गई थी। और यह जो धोलावीरा स्थल है गुजरात राज्य के अंतर्गत एक भचाऊ ज़िला है। भचाऊ ज़िले में खादिर द्वीप के उत्तरी भाग में कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में यह स्थल स्थित है। धोलावीरा के खोजकर्ता हैं जगपत जोशी। 1967-68 में इन्होंने इस धोलावीरा स्थल की खोज की थी।
धोलावीरा के में इसकी एक अलग विशेषता यह है कि इसमें 3 टीले प्राप्त हुए थे, पूर्वी टीला, मध्यम टीला व पश्चिमी टीला। अर्थात धोलावीरा नगर की हम बात करें तो यह 3 भागों में विभक्त था और यह जो है आयताकार था। इसकी यदि हम बात करें तो इसमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, 10 अक्षरों का नाम प्लेट प्राप्त हुआ है। इसके 30% भाग पर 16 बड़े तालाब और 2 नहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था धोलावीरा में देखने को मिलती है। इसके बाद कालीबंगा एक और महत्वपूर्ण नगर, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में यह स्थल स्थित है। घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी जिसका पुराना नाम सरस्वती नदी भी माना जाता है, इसके खोजकर्ता हैं कालीबंगा के अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने 1957 AD में इसको उत्खनित किया और फिर आगे जाकर के BK थापर 1960 AD में इन्होंने कालीबंगा की खोज की थी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। और ये जो कालीबंगा स्थल है अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा स्थल है और इसमें भी 2 टीले थे कालीबंगा में, पूर्वी टीला व पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था। नगर टीले में जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं, चना व सरसों यहाँ पर बोया गया था। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। खोपड़ी में छेद मिला है जिससे स्पष्ट होता है कि इस समय शल्य चिकित्सा होती थी, अर्थात शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं और ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं और जल निकासी के लिए लकड़ी की नाली के साक्ष्य का इस समय प्रयोग किया जाता था। इसके बाद दोस्तों हम अध्ययन करते हैं हमारा 7वां महत्वपूर्ण स्थल बनवाली। बनवाली हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। हरियाणा के हिसार ज़िले में इसके खोजकर्ता हैं RS बिस्ट। RS बिस्ट ने 1973 AD में बनवाली की खोज की थी और ये जो बनवाली से नगर है यहाँ अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के हल्की आकृति के साक्ष्य मिले हैं और जल विकास प्रणाली की यहाँ पे उत्तम व्यवस्था नहीं थी। जल विकास प्रणाली बनवाली नगर में अव्यवस्थित रूप में देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से आज अध्ययन किया सिंधु घाटी सभ्यता के 7 स्थल, जिन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के 7 नगरों के नाम से जाना जाता है। ये वही स्थल हैं जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई है। इसके बाद में और अन्य स्थल हम पढ़ेंगे, लगभग 20 से 25 स्थल और हम पढ़ेंगे, लेकिन वे स्थल उतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितने कि ये 7 स्थलों को हमने पढ़ा। इन 7 स्थलों से लगातार एग्ज़ामों में
प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारी इतिहास विषय की कक्षाएं आगे भी निरंतर रहेंगी। दोस्तों, यदि हमारी यह क्लास आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने सहपाठी भाइयों के साथ में इस क्लास को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।